क्रॉस सेक्शन बनाया था बीम का ऐसे, ये जा रही थी हमारी न्यूट्रल एक्सिस, है ना, ठीक है। और मैंने एक चीज़ बोली थी ना कि ये जो तुम्हारे गोले गोले हैं ये तुम्हारे ये स्टील, क्या है, स्टील। इस स्टील का अगर मैं सेंटर से ले जाऊँ लाइन, और यहाँ टॉप से जो ये लाइन जाती है इसको बोलते हैं स्मॉल डी, जिसका नाम होता है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। स्मॉल डी इक्वल्स टू होता है तुम्हारा इफेक्टिव डेप्थ, है ना, इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ के अलावा इसमें कौन कौन से टर्म मुझे तुम्हें बताना है, देखो इफेक्टिव डेप्थ के अलावा मुझे कौन कौन से टर्म बताना है, यहाँ ध्यान दो। अभी अगर मैं इतने पोर्शन को अलग से बनाऊँ, इतने पोर्शन को, इस पोर्शन को अगर मैं अलग से बनाऊँ, इस पोर्शन को, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ कि 0 0, ये मतलब स्टील है और ये बॉटम लाइन ये है, ठीक है। तुम्हारी यहाँ टॉप से क्या आ रही थी, ये लाइन आ रही थी ना सेंटर तक, इफेक्टिव डेप्थ। अब क्या होता है, इस बार के बॉटम से इसके बॉटम तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं क्लियर, ठीक है, क्लियर कवर, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं इसको, ठीक है, बोल दिया। बट अगर इस बार के सेंटर से बॉटम की जो डिस्टेंस होती है ना इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो अगर मैं इफेक्टिव कवर के वो बनाना चाहूँ फॉर्मूला, इफेक्टिव कवर इक्वल्स टू होगा हाफ डाया ऑफ बार, यही होगा ना, प्लस क्लियर कवर। किसी को डाउट है इस फॉर्मूले पे? आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मैंने बताया था, है ना, कि सिग्मा CBC इक्वल्स टू सिग्मा ST/m कैसे होता है, मुझे याद नहीं दिलाई ना किसी ने कि ये कैसे निकलता है, मुझे पहले ये बताना है। क्योंकि कल जो मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, इस डायग्राम को मैं फिर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी आएगी और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी निकलेगी तुम्हारी। ऐसा डायग्राम था और ये ऊपर से था, थोड़ा एकदम सेंटर से नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो तुम्हारी यहाँ पे बार्स थी ये बार एकदम सेंटर से थी तुम्हारी जा रही, ठीक है। स्ट्रेन तुम्हारा ऐसे जा रहा था इधर से ऐसे में, ठीक, ये तुम्हारा था स्ट्रेस का ऐसे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक था D, यहाँ से लेकर पूरे बॉटम तक था कैपिटल D, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक था N, ये था तुम्हारा E, कंक्रीट ऊपर होता है, स्टील होता है नीचे, सिग्मा ST/m सिग्मा CBC। मुझे तुम्हें ये बताना है कि सिग्मा ST/m कैसे आया, ठीक है, कैसे आया ये हमें निकालना है। सबसे पहले ये वाला प्रूफ कर रहे हैं हम, सिग्मा CBC इक्वल्स टू सिग्मा ST/m, ठीक। अब सिग्मा CBC सिग्मा ST ये कैसा आया देखो। सबसे पहले हमारे पास था एक बीम, ठीक है, बीम ऐसा दिखता है हमें, ये इसके सपोर्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे इस पर लगा दी तुमने स्टील, क्योंकि टेंशन साइड होती है ये, कंप्रेशन साइड होती है ये, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से जा रहा होता है। अब क्या हुआ, तुमने इस पर एक फोर्स दिया, ठीक है। इस फोर्स के बाद माना ये बीम हल्का सा बैंड हुआ, ऐसे हल्का सा क्या हुआ, बैंड। तो बैंड में ये बार भी बैंड हुई होगी, है ना। न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस भी जीरो होता है और स्ट्रेन भी क्या होता है, जीरो। अब क्या हुआ, जब इस पर फोर्स आया तो इस पर क्या आ गई, बेंडिंग। बेंडिंग की वजह से क्या हुआ, बार क्या होगा हमारी, तिरछी। अगर हम अब बोलेंगे कि इस केसेस में कंक्रीट में स्ट्रेस कितना आया, किसमें, कंक्रीट में स्ट्रेस कितना आया, अगर हम बोलेंगे कंक्रीट में स्ट्रेस कितना है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, E कंक्रीट के लिए C इक्वल्स टू सिग्मा CBC/EC, और मुझे लिखना है EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC/EC, ये हो जाएगा हमारा। ऐसे अगर हम स्टील का निकालें, स्टील के लिए, तो स्टील के लिए ES इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा ST/ES हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि यंग मॉडुलस इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। अब हम केवल इसका क्या निकालें, अगर स्ट्रेन निकालें तो EC इक्वल्स टू हो जाएगा
ई एस इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एस टी अपॉन ई एस। हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्ट्रेस कि हम इसमें लिखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, ई सी और ई एस क्या होता है, बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी एजम्पशन कहती है कि स्टील एंड कंक्रीट आर वेल बाउंडेड, वेल बाउंडेड। तो जब ये वेल बाउंडेड है तो इसकी वजह से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 एक दूसरे के बराबर में आ जाएगी। सिग्मा सी बी सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एस टी अपॉन ई एस। हो गया है ना। फिर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन ई एस। हो गया है ना। अब हमें किसके टर्म में चाहिए, सिग्मा सी बी सी इक्वल्स टू होता है सिग्मा एस टी अपॉन ई एस मल्टीप्लाई बाई ई सी। हुआ। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि स्मॉल एम इक्वल्स टू होता है ई एस अपॉन ई सी, है ना। गौरव को नहीं पता होगा, आगे सबको पता होगा, एम बराबर ये होता है ना। देखते हो यार पीछे पक्का। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन एम इक्वल्स टू हो जाएगा ई सी अपॉन ई एस, ऐसा हो सकता है ना। अगर मैंने इसको डिवाइड में डाल दिया 1 अपॉन एम लिखने का मतलब ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, ई सी ऊपर चल जाएगा, ई एस नीचे चल जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सिग्मा एस टी इक्वल्स सिग्मा एस टी मल्टीप्लाई ई सी अपॉन ई एस हो रहा है ना। तो ये 1 अपॉन एम की फॉर्म आ गई ना, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा हो गया ना। फॉर्मूला तो ई एस अपॉन ई सी था, पर जब ई सी ऊपर चल जाएगा ई एस नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन एम की फॉर्म हो जाएगी वो, है ना। क्योंकि एम बराबर इतना था, इसको उल्टा कर दो तो 1 अपॉन एम हो जाएगा। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा एस टी इंटू 1 अपॉन एम। तो सिग्मा सी बी सी कितना आ गया तुम्हारा, सिग्मा एस टी अपॉन, आ गया फॉर्मूला। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिग्मा सी एस टी अपॉन एम लिखा। पर ये इसको तो हमें केवल सिग्मा एस टी से शो करना चाहिए था ना। इस स्ट्रेन, ये स्ट्रेन कर्व था हमारा, है ना। ये था हमारा स्ट्रेन कर्व और ये वाला था हमारा स्ट्रेस कर्व और ये था हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो हम इसको सिग्मा एस टी क्यों नहीं लिखा हमने, हमें क्या जरूरत पड़ी कि सिग्मा एस टी अपॉन एम की फॉर्म में लिखो इसको। इसलिए जरूरत पड़ी सिग्मा एस टी अपॉन एम की फॉर्म में लिखने की, क्योंकि जो तुम्हारा ये क्रॉस सेक्शन था ये पहले पूरा का पूरा कंक्रीट का था। तो जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट्स में और जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे उन्होंने एज्यूम किया कि हमने ना जितने होल के तुमने यहाँ पे सरिये डाले ना, उतने होल की पहले कंक्रीट बाहर निकाली। क्या निकाली, कंक्रीट बाहर, और उसके बदले तुमने क्या डाला, स्टील। इसीलिए आपको स्टील को किसके टर्म में रखना है, कंक्रीट के टर्म में ही शो करना है। क्योंकि क्या होगा, हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो सिग्मा सी बी सी और सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी के बीच हमें रिलेशन मिलेगा, जिससे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा एस टी की भी और सिग्मा सी बी सी की। तो इसीलिए उसने क्या किया है, इसको किसके टर्म में रख दिया, सिग्मा सी बी सी के टर्म में। तो उसने ये एज्यूम किया कि तुमने वहां से कंक्रीट हटा के स्टील डाली है, तो जो तुमने स्टील डाली है उसको स्टील में तो लिखो पर कंक्रीट के टर्म में, और कंक्रीट और स्टील के बीच में रिलेशन निकला क्या था ये। तो इसलिए उसने यहाँ पे स्टील को किसके टर्म में लिख दिया, कंक्रीट के टर्म में लिख दिया। अगर हम क्लियर कवर की बात करें ना, तो क्लियर कवर हमने बताया था ना, क्लियर कवर क्या होता है, बार के बॉटम से और नीचे कंक्रीट तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्लियर कवर, लिखाया था। सेंटर वाली तो क्या होता है, इफेक्टिव। तो जो क्लियर कवर होता है ना, बार के बॉटम से कंक्रीट के बॉटम तक, ये वाला क्लियर कवर, तो ये किसके लिए कितना कितना होता है, क्लियर कवर स्लैब के लिए जो होता है, क्लियर कवर जो स्लैब के लिए होता है वो होता है 20 mm, बीम के लिए कितना होता है 25 mm, कॉलम के लिए कितना होता है 40 mm, और फुटिंग के लिए कितना होता है 50 से 60 mm। ये क्लियर कवर है। मेरी बात याद रखना, क्लियर कवर ये होता है, अगर तुम इस बीम को, जो कि 3D में ऐसा दिखता है, ये बीम ऐसे जा रहा है, अगर तुम इसका क्रॉस सेक्शन काट दो, ऐसे ऐसे में काट दो तो रेक्टेंगल में दिखेगा, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल में। इस रेक्टेंगल को अगर मैं बनाऊं तो ये बनेगा, ये जो बार हैं, जो इसका ये है क्रॉस सेक्शन, ये ऐसे दिखेगा। इसकी जो बार है वो यहाँ पे आ जाएंगी ना, ऐसे। इन बारों को अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, इसी सेक्शन को अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे ऐसे, तो इसके बॉटम से इसके बॉटम की डिस्टेंस होती है तुम्हारी क्लियर कवर। फ़र्क है, याद रखना। और एक होता है इंड कवर। इंड कवर क्या होता है, इस बार को हम कभी किनारे तक नहीं लाते, थोड़ा पीछे रोक देता है। तो इस बार को जितना हम कंक्रीट से पीछे रोकते हैं ना, कंक्रीटिंग के पीछे, इसको बोलते हैं हम इंड कवर।
इंड कवर, दोनों में फ़र्क है, बात याद रखना। मैक्सिमम आरसीसी में यूज़ होता है क्लियर कवर, इंड कवर यूज़ होता है एस्टिमेट में। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इंड और क्रॉस सेक्शन, इसमें गलती मत करना। और ये टॉपिक में तुम्हारा बीम है ऐसे, कभी तुम्हारा बीम है ऐसे, बीम में बार जो जा रही है वो जा रही है ऐसे, ये होती है मेन बार, ऊपर वाली वो बार होती है एंकर बार। एंकर बार की कभी डिजाइनिंग नहीं होती, एंकर बार की हम डिजाइनिंग नहीं लेते, बस हमें पता है इसको दो बनाना है हमें। वो दो ही क्यों देनी है वो आगे चल के आएगा। ये है तुम्हारा मेन रीइंफोर्समेंट, जो तुम्हारा क्या रोक रहा है, टेंशन को रोक रहा है। मेन रीइंफोर्समेंट जो किसको रोक रहा है, टेंशन फोर्स को रोक रहा है। किसको रोक रहा है, टेंशन फोर्स को। तो एल सेक्शन में अगर हम देखें तो ये बार पूरी कंक्रीट के किनारे तक नहीं जाती। अगर ये बार कंक्रीट के किनारे तक गई तो उस केस में ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी और इसमें जंक वगैरह इरोजन वगैरह हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बार को कंक्रीट के थोड़ा पीछे ख़त्म करते हैं। तो जितना पीछे हम इसको ख़त्म करते हैं कॉर्नर के, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंड कवर, इंड कवर। ठीक है, हो गया ये। अब अगर हम इसकी 3D बनाएं तो 3D ऐसी होगी इसकी, इंड कवर को 1 मिनट में मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसकी 3D होगी ऐसी, इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है, ठीक। अब ये जो बारें हैं, ये बारें क्या होती हैं, एक सीध में होती है, एक के पीछे एक होती है, एक के पीछे एक होती है। तो यहाँ पे इनके क्या दिखेंगे, हमें गोले गोले दिखेंगे। हालांकि बार पीछे खत्म हो रही है, पर मैं बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे गोले गोले दिखने चाहिए। तो अब इसकी अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ केवल इसकी, तो इसकी ड्राइंग ऐसे बनेगी ना। तो इस गोले गोले से बॉटम तक की डिस्टेंस कह रहा हूँ मैं, इस गोले गोले के मतलब स्टील, इस गोले के बॉटम से कंक्रीट के बॉटम की डिस्टेंस होती है क्लियर कवर। समझ गए दोनों में फ़र्क, दोनों फ़र्क है। इसके बॉटम से इसकी डिस्टेंस होगी क्लियर कवर। एक में एल सेक्शन इंड में आता है, क्रॉस सेक्शन में क्या आता है, क्लियर कवर। बात खत्म। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, देखो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। कल मैंने तुम्हें बताया था ना कि बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्समेंट, ओवर इन्फोर्समेंट किस बेस पे निकलता है, क्रिटिकल से कंपैरिजन करने का। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से ऊपर होगी दैट इज अ अंडर इन्फोर्समेंट, बराबर होगी बैलेंस, और नीचे चलेगी अगर तो ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन। तो तीनों सेक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें CNC की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, CNA की, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। उसके लिए हमें इनका फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले के हमें इनका डेरिवेशन आना चाहिए। पेपर में इनका डेरिवेशन नहीं आता, पर अगर तुम RCC के फॉर्मूले याद करोगे ना, वो ऊपर से जाएंगे, याद ही नहीं होंगे। डेरिवेशन के थ्रू याद करोगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन में कुछ नहीं है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन लगाना है, आ जाएगा। मूवमेंट लगाना है, आ जाएगा। इतना बड़ा लॉजिक साइंस नहीं है, तो फिजिक्स के नहीं होते थे ये यहाँ से लो यहाँ से लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। स्ट्रेस पे डिपेंड है पूरा फॉर्मूला, और उस पर स्ट्रेस के अलावा उस पर मूवमेंट पर डिपेंड है। बस इन दो फॉर्मूलों से इसके निकल जाता है। तो सबसे पहले मुझे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लगानी है ना, वो मैंने कल बता दी थी। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एज ए तुम न्यूट्रल एक्सिस ट्रीट करो, वो फिक्स होगी अपनी जगह पे। बदलेगी कौन पोजीशन, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। वो भी इसलिए बदलेगी क्योंकि अगर तुम स्टील को जितना वो मांग रहा है उससे कम देते हो तो अंडर में जाएगा, क्योंकि उसको जितना स्टील चाहिए तुमने दिया नहीं। अगर तुम उसको उतना स्टील देते हो जितना उसको चाहिए तो बैलेंस में जाएगा, और जितना उसको स्टील चाहिए तुम उससे ज़्यादा दोगे तो ओवर में जाएगा। ठीक है, बैलेंस सेक्शन की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसने जितना स्टील मांगा तुमने दे दिया। तो अब क्या होगा कि वो स्ट्रेंथ देगा ज़्यादा। अगर तुम स्टील कम डालोगे तो सेक्शन स्ट्रेंथ देगा कम, और स्टील बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो तभी भी स्ट्रेंथ देता है कम। अब वो क्यों देता है, जब हम इस फॉर्मूले को निकालना सीख देंगे तब मैं बताऊंगा कि ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन नहीं लेते कभी भी। अंडर में चीज़ें डिज़ाइन होती है या बैलेंस में होती है। बैलेंस में कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि बैलेंस कब हो गया वो, क्योंकि बैलेंस के आइडियल केस वो कभी हो नहीं सकता। हमेशा सेक्शन मैक्सिमम जाता है अंडर में, तो अंडर में हम इन्फोर्समेंट डिज़ाइन कर सकते हैं पर ओवर में नहीं कर सकते। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को निकालना है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को तुम किससे निकालोगे, तुम पकड़ोगे यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम। किसको पकड़ोगे, जो कि कौन है, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, सॉरी। ये हो जाएगा स्ट्रेस डायग्राम और ये हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, ये स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, इसमें हम लगा देंगे सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मैंने कल एक चीज़ बताई थी ना, डॉटेड की तरह हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से सिग्मा CBC ये लिया हमने। हमें पता है n है, ये भी n होगा, ये भी क्या होगा n, सारे के सारे n होंगे ना।
है ना, टॉप से सेंटर की डिस्टेंस है, ये सब n है। तो बेस अपॉन हाइट क्या है, n इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन डी माइनस एन। ये डी माइनस एन है ना गौरव, कैसा है डी माइनस एन, ये है गौरव? ऊपर की वो है नहीं है, ऑब्वियस की बात है, नीचे का डी माइनस एन। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता नहीं थी वह। तो सिग्मा सी एस टी अपॉन एम इक्वल्स टू डी अपॉन एम। सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है, बेस अपॉन हाइट का रेशियो लेता है, ऊपर वाले बेस अपॉन हाइट से हम लेख देते हैं ना उसमें, बेस अपॉन एच, एच एस एस, बहुत सारे रिलेशन होते हैं उसमें। तो ये हो गए बराबर, ये लिखूंगा, ये और ये जाएगा रिलेशन। इसको मैं अब ऐसे लिख दूंगा, सिग्मा सी बी सी अपॉन एन इक्वल्स टू सिग्मा एस टी, नीचे आ जाएगा एम डी माइनस एन। हो गया। कईयों के बुक में न्यूट्रल एक्सेस को एक्सेस शो करेगा, केवल हिंदी में होगा, हिंदी की बुक्स में। अब क्या हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी इंटू एम डी माइनस एन, ये इधर आ गया, और सिग्मा एस टी के साथ कौन चला गया, एन चला गया, है ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे m क्या है, भारी है ना बीबी, m तो भारी है, d माइनस एक्स तो ब्रैकेट में है। अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो अंदर, सिग्मा सी बी सी एम डी माइनस एम एन सिग्मा सी बी सी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी एन। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें n वाले टर्म एक तरफ चाहिए, क्योंकि मुझे निकालनी है न्यूट्रल एक्सेस। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस कौन शो कर रहा है, n। तो मुझे क्या करना है, n वाले टर्म निकालना है बाहर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, n को एक साथ लाना पड़ेगा ना, है ना। इसको हम इधर ला सकते हैं, इसको उधर ले जाते हैं सीधे। हो गया ये, ठीक है। इससे कॉमन कौन आएगा, n। यहाँ कौन बचा, m सिग्मा सी बी सी बचा। तो अब क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इक्वल्स टू m सिग्मा सी बी सी डी अपॉन n डी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सी बी सी। ये इसका फॉर्मूला है, ये वाली पूरी डिजिट आ जाएगी ना इसके अपॉन में, ये इसका फॉर्मूला है। n इक्वल्स टू, सबसे इजी होता है फॉर्मूला, m इक्वल्स टू m अपॉन सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई डी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई बाई m। ये ईजी है याद करने में, धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा, m सिग्मा सी बी सी मल्टीप्लाई डी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सी बी सी। इसमें क्या होता है, देखो सिग्मा सी बी सी वैल्यू तुम्हें पता है, हर केस में पता होगी, क्योंकि क्या दे देगा वो, M20 यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चन में देता है M20। क्योंकि क्या होता है, हम आरसीसी में क्या पढ़ेंगे, हमारे पास कंडीशन ही आती है कि M20 हमें ग्रेड यूज़ करना है, FE 415 आपके पास स्टील दी है, मैं आपको दे रहा हूँ 50 न्यूटन के लिए, मिलने बीम डिज़ाइन कर दो जिसकी लेंथ 6 मीटर हो, ऐसा कस्टमर बोलेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे, या कोई लोड आता है तो वहाँ पे ऐसे डिफाइन किया जाता है कि भाई मेरा वहाँ पे लोड आ रहा है, लाइव लोड है 60, ठीक है, डेड लोड है मेरा 100 kg, उसने बोल दिया। और जो मेरा सिग्मा, जो आप M30 यूज़ करो उसमें, या M40 यूज़ करो, या M25 यूज़ करो, M20 यूज़ करो, और सिग्मा एस टी में आप FE 400 यूज़ करो, और मुझे एक बीम डिज़ाइन करके दे दो, समझ रहे हो। तो ये रिक्वायरमेंट कस्टमर देगा। तो अगर वो M415 बोलता है, 415 बोलता है, FE 415 बोलता है, तो FE 415 का हमें सिग्मा एस टी पता है कितना होता है, 230। सिग्मा सी बी सी M20 बताता है, हमें पता है 7, यही पता है हमें 7। m की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि m बराबर क्या होता है, 280/3 सिग्मा सी बी सी। इसकी वैल्यू मिल गई, बचा कौन, d। तो d को हम क्या मान लेते हैं, इससे एक फॉर्मूला निकलता है कांस्टेंट का, n इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई d, क्योंकि ये सारा का सारा, जब ये सारा का सारा फिक्स है ना, m सिग्मा सी बी सी m सिग्मा एस टी प्लस सिग्मा, ये सारा का सारा फिक्स, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई d इक्वल्स टू n। तो ये आगे जाके इसका भी फॉर्मूला बनेगा, n इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई डी, ये आगे जाके बनेगा, क्योंकि सारे की सारी वैल्यू गिवन है हमें, क्योंकि कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दे दी, ये निकालनी नहीं पड़ेगी। निकालना क्या पड़ेगा, डी। पूरा बीम किसके लिए डिजाइन होता है, डी के लिए, बी से किसी को कोई मतलब नहीं होता, ये बी होता है ना ब्रेथ,
बी से किसी को कोई मतलब नहीं होता, डी से मतलब होता है। बीम फेल होगा तो डी की वजह से फेल होगा, और बीम पास होगा तो डी की वजह से पास होगा। ठीक है, 8 तुमने थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और जो सिक्स सेमेस्टर में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? बीम। क्योंकि बीम क्या है, हवा में होता है ना, दो सपोर्ट के बीच में, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। और उसमें भी किसकी स्टडी करो फिर? डी की, क्योंकि बीम फेल होता है डी की वजह से। ठीक है, पॉज कर दे भाई। तो सारी की सारी बातें किसके लिए थी? स्मॉल डी के लिए, कैपिटल डी के लिए नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं किसके पास? ए एन ए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? देखो, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जिसके थ्रू तुम्हें कंपैरिजन करना है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करती है कि तुम स्टील कितना दे रहे हो। स्टील अगर बैलेंस दे रहे हो तो वो क्रिटिकल के बराबर होगा। बताई थी ना कल 3 कंडीशन, कि अगर ए एन ए लेस देन सी एन ए, इसका वाला तुमने स्टील कम दिया है तो ये सेक्शन जाएगा अंडर रीइंफोर्समेंट। अगर तुमने सी एन ए इक्वल्स टू एन ए एन लिखा है, यानी कि ए एन ए आगे लिखो या पीछे लिखो, ए एन ए इक्वल्स टू सी एन ए लिखा है तो सेक्शन चल जाएगा बैलेंस सेक्शन। ठीक है, और अगर तुमने ए एन ए ग्रेटर देन सी एन ए लिखा है तो सेक्शन हो जाएगा ओवर रीइंफोर्समेंट। है ना, बताए थे कल बात। अब मुझे तुम्हें कुछ और बातें बताएं, इसलिए मुझे कल वाले डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में भी अब कल हो, पर ये बताना ज़रूरी है। अभी देखो, ये तुम्हारे यहाँ पे सबसे पहले था सेक्शन किसका? कंक्रीट का। तो इसकी जो एक्सिस थी वो न्यूट्रल एक्सिस थी ना, इसमें तो क्रिटिकल एक्सिस थी ना इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस थी। एक्सिस कौन सी थी? न्यूट्रल एक्सिस। अब क्या हुआ, तुमने यहाँ पे छेद कर दिया, ड्रिल है तुम, और तुमने इसमें कर दिए 3 छेद या 4 कर दिए। अब इसकी न्यूट्रल एक्सिस बीच में नहीं है। ठीक है, अब इसमें छेद हो गए आर पार। मैं कह रहा हूँ तुम इसमें स्टील डालो। अगर तुम इसमें 4 स्टील डालोगे तो वापस से न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो जाएगी? बीच में। पर तुमने क्या किया, इसमें 4 स्टील ना डाल के तुमने इसमें डाल दिए कितने स्टील? 3 ही डाले केवल, 1 2 3। तो अब भारी सेक्शन कौन है? ऊपर वाला ना। अगर मैं सेंटर लाइन इसको एज्यूम करूँ न्यूट्रल एक्सिस को, तो अब भारी वाला सेक्शन कौन है? ऊपर वाला। मतलब इसका वेट ज़्यादा है। क्यों वेट ज़्यादा है? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अगर 4 छेद किए हैं तो चारों में स्टील डालो तो लाइन की, तो दोनों का वो क्या हो जाएगा? वेट बराबर हो जाएगा। बट तुमने डाले 3 सरिये, तो ऊपर वाले का वेट हो गया ज़्यादा, नीचे वाले का वेट हो गया कम। तो जो न्यूट्रल एक्सिस थी, जो सेंटर की न्यूट्रल एक्सिस है, अब उसको शो करने लग जाएंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कि ये फिक्स है या कहीं नहीं होगी चेंज। बट एक्चुअल लाइफ में क्या हो गया, तुम्हें 4 स्टील डालनी थी, तुमने डाली 3, इसलिए एक्चुअल में क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सिस को खिसक गई ऊपर। तो उसका नाम हमने क्या दे दिया था? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। जो एक्सिस खिसक जाती है रियल लाइफ में, वो भी इसकी वजह से तुम स्टील ज़्यादा दे रहे हो कि कम दे रहे हो। पर एक हमें आइडियल केस चाहिए, वो न्यूट्रल एक्सिस का होता है। उस न्यूट्रल एक्सिस को हम बोलते थे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। वो अपनी जगह से कहीं जाएगी नहीं। ठीक, अब क्या हो रहा है इस केस में? मैंने इसलिए लिखा था कि अगर मैं टॉप से एन की वैल्यू देखूँ ए एन ए के लिए, अगर मैं इसकी डिजिट देखूँ तो माना ये 2 है और ये क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, इससे 4। एग्जाम्पल है 2 और 4 का। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है तुम्हारी? लेस देन है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो इस सेक्शन को बोलते हैं अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन। अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें स्टील उसको 4 चाहिए थी, तुमने 3 डाली, जिसकी वजह से उसकी एक्सिस अब एक्चुअल में कहाँ चले गई? ऊपर चले गए। और उसका टॉप लेयर, ये जो टॉप लेयर है, ये उसकी जो विड्थ है, विड्थ, इस टॉप लेयर से इसकी डिस्टेंस क्या? 2, और एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी? 4। तो अब हम बोलेंगे कि ये क्या? अंडर इन्फोर्समेंट। इससे पता चलता है इन वैल्यू से कि ए एन ए की वैल्यू कम है, सी एन ए की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या? अंडर इन्फोर्समेंट। अब अंडर इन्फोर्समेंट में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस चलेगा गई, ऊपर चले गई ना। सेक्शन कौन वीक है? नीचे वाला स्टील वाला सेक्शन वीक है। ड्राइंग साफ दिख रही है? एक्चुअल में जो सेक्शन वीक है, गौरव इधर ध्यान देना, एक्चुअल में जो सेक्शन वीक है ना, वो कौन सा वाला वीक हो गया? बॉटम वाला। इसको 4 सरिये चाहिए थे, तुमने कितने दिए? 3। तो अब जब हम इस पर लोड देते हैं तो सबसे पहले कौन टूटता है? बॉटम का सेक्शन टूटता है। कौन टूटता है? बॉटम का सेक्शन। तो अंडर रीइंफोर्समेंट में तुमने स्टील कम दी है, इसलिए सबसे पहले कौन टूटेगा? स्टील टूटेगी। क्या टूटेगी? स्टील टूटेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में कौन फेल होता है? तुम कहोगे स्टील। क्यों फेल होता है? क्योंकि उसको तुमने जितनी स्टील चाहिए थी नहीं दी, तुमने उसको दे दी कम। तो अब जब लोड आएगा तो कौन टूटेगा सबसे पहले? स्टील। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि M20 मैंने इस सेक्शन को बनाने के लिए यूज़ किया है और Fe415 मैंने इस सेक्शन को बनाने के लिए यूज़ किया है, तो सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस इसकी क्या होती है? 7,
क्योंकि अल्टीमेट के लिए तो डिज़ाइन नहीं करेंगे 20 के लिए। और इसकी परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा एस टी 230 स्ट्रेस होती है ना, 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसकी थ्योरी किसी को तुम समझाओगे, तुम ये बोलोगे कि अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन में स्टील सबसे पहले फेल होता है, क्योंकि हमें जितनी स्टील की क्वांटिटी चाहिए होती है हम उससे क्या देते हैं, क्वांटिटी कम देते हैं, इसलिए होता है स्टील फेल। एग्जांपल के मैं आपको बताता हूं, अगर M20 हमने इसमें कंक्रीट यूज़ किया है और स्टील में यूज़ किया है Fe415, तो होता क्या है, जब ये टूट रहा होता है, कोई भी चीज़ जब टूटती है तो एकदम से नहीं टूटती, लोड आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो लोड जब आ रहा होता है तो सिग्मा CBC क्या होता है, अपनी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचता, पर स्टील किस पे पहुंच जाता है, 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पहले कौन टूटेगा, स्टील। क्योंकि 230 के आगे पड़ता है 231, और 231 इसका परमिसिबल तो नहीं है, तो WSM में हम ऐसा जम्पशन करते हैं, जब परमिसिबल को क्रॉस कर गया सेक्शन टूट जाएगा। पर हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सेक्शन क्यों नहीं टूट सकता, क्योंकि उसने तो टूटना 415 पे है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे ही कोई भी सेक्शन डिजाइन नहीं हो सकता, किस पे होगा, सिग्मा ST पे। तो परमिसिबल स्ट्रेस पे हर कोई सेक्शन डिजाइन होता है। परमिसिबल स्ट्रेस को जैसे ही हम लांघते हैं तो WSM में ऐसा बोलते हैं कि वो चीज़ हम फेल मानेंगे, समझ गए, फेल मानेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, M20 तो अपनी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचेगा, पर Fe अपनी कितनी पे पहुंच जाएगा, 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर पहुंच जाएगा, इसलिए टूटेगा पहले कौन, समझ रहे हो। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, M20 भी 7 न्यूटन में पहुंच गया, Fe भी पहुंच गया 230 न्यूटन पे, दोनों एक साथ पहुंचते हैं। तो इस केस में दोनों कितना वेट उठा रहा है, 237। तो इस टाइम मैक्सिमम स्ट्रेस ले रहे हैं ना। पर अभी क्या होगा, अंडर में क्या होता है, कंक्रीट पहुंचा रहता है अपनी स्ट्रेस 3 पे और एकदम पहुंच जाता है 230 पे। क्यों पहुंच गया, क्योंकि इसके पास 4 लोग चाहिए थे इसको यहाँ पे स्ट्रेस लेने के लिए, पर तुमने इसको 3 लोग दिए, तो 3 लोग क्या करेंगे, नहीं उठा पा रहे हैं इतना वजन। पर कंक्रीट क्या कर रहा है, पीछे अभी स्ट्रेस में, वो कह रहा है मेरे पे स्ट्रेस ही नहीं रहा, मैं लूँ क्यों, समझ रहे हो। कंक्रीट के पास यहाँ पे काफ़ी स्पेस है स्ट्रेस लेने के लिए, पर स्टील के पास नहीं है, क्योंकि क्या है, उसके पास उसको 4 चाहिए थे, तुमने दिए उसको 3। तो इस केसेस में क्या होता है, कंक्रीट तो अपनी अल्टीमेट कंक्रीट तो क्या होता है, अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचता, पर स्टील पहले पहुंच जाता है, इसलिए थोड़ा सा भी वेट बढ़ने पे यहाँ अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो हम मानते हैं कि स्टील क्या हो गया, टूट गया। इसके बावजूद भी अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन मैक्सिमम डिज़ाइन होते हैं, सबसे ज़्यादा डिज़ाइन होता है अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टील के 230 पहुँचने के बाद भी तुम्हें पता होगा स्टील का नेचर होता है फ्लेक्सिबिलिटी, स्टील को तुम कैसे भी घुमा सकते हो। तो स्टील की वजह से अगर फेल हो रहा है तो पहले पता चल जाएगा सेक्शन फेल हो रहा है, दिख जाएगा पहले फेल हो रहा है, तुम्हारे पास टाइम है, बाहर निकल जाओ सेक्शन को छोड़ के, कोई भी मतलब लॉस नहीं होने वाला, ह्यूमन कोई भी डेथ वगैरह कुछ नहीं होगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, सेक्शन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तुम निकल जाओगे बाहर, तुम्हें पता है। और वो सेक्शन ऐसा भी होगा 1 साल तक फील ही ना हो, वो बस झुकता हुआ दिखेगा तुम्हें कि झुक रहा है, टूटेगा कभी, पर टूटता ही नहीं हो, क्योंकि स्टील ने उसको पकड़ा रहता है। स्टील क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना। ये सीधे था, तुमने इसको लोड दिया तो स्टील पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे भी हो गई, फिर ऐसे भी हो गई, फिर भी नहीं टूटेगी स्टील, क्योंकि तो फ्लेक्सिबल है, समझ रहे हो। इसलिए अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन डिज़ाइन हो जाता है, क्योंकि स्टील फ्लेक्सिबल होती है और वो ना स्ट्रेन को काफ़ी हद तक रोक लेती है, वो टूटती नहीं है। कभी तुमने देखा स्टील को ऐसे पकड़ा तोड़ दिया, टूटती है वो, ऐसे नहीं टूटती। इसलिए वो क्या करती है, सेक्शन को टूटने नहीं देती, भले उसमें कितनी भी डिफ्लेक्शन आ जाए, प्लास्टर भी झड़ जाए, पर वो छत को गिरने नहीं देगी, स्टील है, समझ गए। इसलिए बैलेंस सेक्शन हम एक्सेप्टेबल करते हैं, सॉरी, इसलिए अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन हम एक्सेप्टेबल करते हैं। बैलेंस का केस भी यही है, और बैलेंस पे क्या है, उसको 4 स्टील चाहिए थे, ये हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, उसको 4 स्टील चाहिए थे, तुमने उसको 4 ही दे दिए पूरे। अब क्रिटिकल के ऊपर ही, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर ही आगे कौन में एक्सेस बैठ जाएगी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। इस केस में अगर मैं तुम्हें M20 का एग्जांपल दूं, मैं कहूँगा M20 अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगी उसी टाइम पे जिस टाइम पे Fe415 अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा। इसकी वजह से ये दोनों मिलके क्या करेंगे, मैक्सिमम लोड उठाएंगे। तो इसलिए सेक्शन फेल बहुत कम होता है, होते ही नहीं। वो तो फेल तब होंगे जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये 237 का स्ट्रेस उठा सकता है, तुम जानबूझ के इसको दे रहे हो 240 का स्ट्रेस, तो टूटेगा ना, मेरी गारंटी थोड़ी। मैंने तो क्या बोला था, 237 तक देना इसको। बैलेंस सेक्शन ही होता है। बैलेंस सेक्शन में तुम एग्जांपल ऐसे दोगे बैलेंस सेक्शन के, बैलेंस सेक्शन वो होता है जिसमें स्टील और कंक्रीट अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ पे साथ में पहुंचते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस पे क्या पहुंचते हैं, साथ में। इसलिए क्या कितना उठाएगा, 237। ये कितना उठा रहा है, एक मतलब ये 231 232 इतना उठाएगा कंक्रीट के साथ मिलकर। ये बात भी समझ में आ गई। तो बैलेंस सेक्शन भी इतनी ईजिली नहीं टूटते। और बैलेंस सेक्शन है ये, ठीक है, बैलेंस सेक्शन, ठीक। अब आया किसकी बारी, ओवर की।
ओवर में क्या हुआ, उसको चाहिए थे 4, ये हो गए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, उसको चाहिए थे 4 स्टील। तुमने क्या किया, जानबूझ के उसमें 5वां स्टील भी घुसा दिया। कौन सा स्टील घुसा दिया, 5। भारी कौन सा सेक्शन हो गया, नीचे वाला ना, तो एच एल न्यूट्रल एक्सेस कहाँ खिसक जाएगी, नीचे। तो अब कौन टूटेगा सबसे पहले, कंक्रीट, क्योंकि न्यूट्रल एक्सेस जिसकी तरफ होती है वो नहीं टूटता कभी। पहले न्यूट्रल एक्सेस किसकी तरफ है, स्टील के, क्योंकि स्टील कह रहा था मुझे 4 तो तुमने 5 दे दिए। अब वो स्टील टूट सकता है क्या, नहीं, उसको तो 4 चाहिए, तो तुमने 5 दे दिया उसको, उसके बाद तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गया, तो वो नहीं टूटेगा। टूटेगा कौन सबसे पहले, कंक्रीट। ये है तुम्हारा स्टील, कंक्रीट, स्टील, कंक्रीट, स्टील। टूटेगा कौन सबसे पहले, कंक्रीट। और कंक्रीट का टूटने का मतलब होता है सडन फेलियर। कंक्रीट है ना, ब्रिटल होता है ना, ऐसे पकड़ो टूट जाएगा, हथौड़ा मारो क्रैक आ जाते हैं, क्रैक आता है ना सीधे, और क्रैक आते हैं इसमें सडनली फेलियर होता है। कौन, कंक्रीट। तो ये सेक्शन हमेशा नहीं एक्सेप्ट करते, कभी नहीं करते। और ऐसा कब होता है, जब तुम्हारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस बड़ी हो जाए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से, तो सेक्शन चला जाता है रीडिज़ाइन में। रीडिज़ाइन में इसलिए जाता है क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि M20 अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, पर स्टील अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचा। ठीक है, स्टील अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचने की वजह से क्या होगा, सडन फेलियर होगा। तुम बैठे हो और छत गिर गया अचानक।